हाय, दिस इज़ श्रुति त्रिवेदी फ्रॉम NCMS जावा। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि जब आप क्लास 11th में थे तो वहाँ पर आपने सोल ट्रेडरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ा था, जहाँ पर जब कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है, जब भी कोई पर्सन अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है तो वो किस तरीके से अपना बिज़नेस स्टार्ट करता है, किस तरीके से उसे आगे हैंडल करके उसे और डेवलप करता है। ठीक है, तो वहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप जो है वो किस तरीके से अपनी अकाउंटिंग करता है वो आपने 11th क्लास में सीख लिया था। फिर जब उस प्रोप्राइटर ने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे उसने अपना बिज़नेस और डेवलप किया। आगे जाके उसे ये चीज़ फील होने लगी कि मुझे अपना बिज़नेस और आगे और ले जाना चाहिए और डेवलप करना चाहिए, लेकिन ये चीज़ मैं अकेले हैंडल नहीं कर पाऊँगा। तो वो क्या करता है कि उसने सोचा कि चलो पार्टनरशिप में बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए, तो उसने अपने साथ कुछ लोगों को भी ऐड कर लिया और पार्टनरशिप में बिज़नेस करना स्टार्ट किया। तो जब आप क्लास 12th में आए तो आपने पार्टनरशिप में बिज़नेस किस तरीके से स्टार्ट किया जाता है और किस तरीके से उसकी अकाउंटिंग होती है उसके बारे में आपने सीखा। ठीक है, अब जो ह्यूमन नेचर है वो जल्दी सेटिस्फाई नहीं होता है। उसने सोचा कि चलो मैं अपना बिज़नेस बिल्कुल टॉप पे लेके जाऊँ, मतलब दुनिया में मेरा नाम हो, मतलब इतना टॉप का मेरा बिज़नेस हो। तो इसलिए क्या हुआ कि लोगों को उस लेवल तक जाने के लिए और पैसे की ज़रूरत पड़ी और फंड की ज़रूरत पड़ी, लेकिन वो फंड कहाँ से लेकर आना। तो इस कंडीशन में क्या करा, उसने सोचा कि क्यों ना अब कंपनी में बिज़नेस स्टार्ट किया जाए। तो उसके बाद पार्टनरशिप के बाद कंपनी स्टार्ट हो गई और कंपनी और लोगों ने बनाना स्टार्ट करी और वहाँ से पब्लिकली पैसा फंड अरेंज किया और इन्वेस्ट किया और लोगों को भी बेनिफिट दिया और खुद ने भी अपना बिज़नेस अच्छी तरीके से हैंडल किया। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर 8 इसी पर बेस है कि किस तरीके से ये कंपनी अपना बिज़नेस स्टार्ट करती है या किस तरीके ये कंपनी क्या होती है, कंपनी की कैपिटल क्या होती है। ठीक है, ये शेयर्स क्या होते हैं या एक कंपनी में किस तरीके से अकाउंटिंग की जाती है, किस तरीके से उसकी प्रोसेस होती है, आज इस वीडियो में हम वो देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 8 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ मीनिंग। So according to section 3(1) of Indian Companies Act 1956, company means a company formed and registered under this act. ओके, कभी कभी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि जो कंपनी के लिए कौन सा एक्ट अप्लाई होता है। तो आपको बताना है कि इंडियन कंपनी एक्ट 1956 लगता है। ठीक है, कंपनी के लिए तो जो भी इस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती है वो ही एक्चुअल में कंपनी कहा जाती है। ठीक है, उसी को कंपनी कहा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हेने, अ कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन। जो प्रोफेसर हेने हैं उन्होंने कंपनी को और अच्छे तरीके से यहाँ पर अपनी डेफिनेशन में बताया है कि अ कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन क्या हो गया, अब जैसे हम हमारी बात करें तो हम नेचुरल पर्सन हैं, ठीक है, लेकिन जो कंपनी है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, मतलब उसके ऐसे हाथ पैर तो नहीं होते, हमारी तरह इस तरीके से कोई बॉडी नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो एक पर्सन की तरह ट्रीट की जाती है। तो कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। तो ये जो कंपनी है ये कौन क्रिएट करता है, लॉ के थ्रू वो क्रिएट होती है। देन हैविंग अ सेपरेट एंटिटी। सेपरेट एंटिटी आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। ये आपके जो एजम्पशन होते हैं उसमें हमने पढ़ा है कि जो कंपनी है और उसके जो ऑनर होते हैं वो दोनों सेपरेट होते हैं। ठीक है, मतलब ऑनर कंपनी को इफेक्ट नहीं कर सकते हैं, ओके, और कंपनी भी ऑनर को इफेक्ट नहीं कर सकती है। तो दोनों की सेपरेट एंटिटी होती है, दोनों एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते। फिर विथ अ परपेचुअल सक्सेशन। तो परपेचुअल सक्सेशन का मीनिंग क्या होता है कि कंटिन्यूसली चलते रहना। ठीक है, मतलब कंपनी एक बार स्टार्ट हो जाती है तो वो कंटिन्यू चलती रहती है, उसके पार्टनर से उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो जब तक लॉ में ऐसा नहीं कहा जाता है कि नहीं ये कंपनी बंद कर दो, तब तक वो कंपनी बंद नहीं होती है, चलती रहती है, भले कुछ भी हो जाए। एंड अ कॉमन सील। कॉमन सील क्या हो जाता है कि जिस तरीके से सपोज के आप कंपनी के ऑनर हो या बिजनेस के ऑनर हो, आपको अगर किसी डॉक्यूमेंट को अप्रूव करना है या पास करना है तो आप क्या करते हो, उस पर सिग्नेचर करते हो। तो ये सिग्नेचर ये शो करता है कि आपने उस डॉक्यूमेंट को अप्रूव कर दिया है या उसे पास कर दिया है। तो वैसे ही अब कंपनी क्या है, कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, उसके हाथ पैर तो होते नहीं है, तो वो किस तरीके से साइन करेगी। तो कंपनी की एक सील होती है, तो अगर वो किसी डॉक्यूमेंट पे वो सील अगर लगा दी जाती है तो इसका मतलब ये कहा जाता है कि कंपनी ने उस पर साइन कर दिए। तो कंपनी की एक कॉमन सील होती है जो कि डॉक्यूमेंट को अप्रूव करती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कंपनी के डेफिनेशन यहाँ पे बता रखी थी। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स बता रखे हैं, फीचर्स बता रखे हैं किसके, कंपनी के। तो फर्स्ट फीचर है इसका सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब ये जो कंपनी है और उसके जो मेंबर होते हैं वो सेपरेट होते हैं। ठीक है, दोनों की सेपरेट एंटिटी होती है। नेक्स्ट आर्टिफिशियल पर्सन,
तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि जो कंपनी है वो आर्टिफिशियल पर्सन होती है, ठीक है, मतलब कोई भी पर्सन कंपनी पे मतलब सामने वाली जो पार्टी है वो कंपनी पे केस कर सकती है, कंपनी भी सामने वाले पर्सन पे केस कर सकती है, कंपनी के नाम से भी अकाउंट ओपन होता है और कंपनी चाहे तो किसी से अमाउंट ले भी सकती है, बोरो भी कर सकती है और चाहे तो अमाउंट किसी को दे भी सकती है, तो वो डेटर भी हो सकती है और क्रेडिटर भी हो सकती है, ठीक है। देन क्रिएटेड बाय लॉ, जो ये कंपनी है इसका रजिस्ट्रेशन कंपनी एक्ट 1956 के अंडर होता है, तो इसलिए ये जो कंपनी है ये लॉ के थ्रू ही क्रिएट होती है। देन परपेचुअल सक्सेशन, ठीक है, परपेचुअल सक्सेशन इट मीन्स कि कंपनी हमेशा चलती रहती है। जैसे कि आपने पार्टनरशिप में देखा होगा कि पार्टनर्स आते हैं, पार्टनर्स जाते हैं, तो वो पार्टनरशिप पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है कि कंपनी होती है, यहाँ पे कंपनी के बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, बहुत सारे ऑनर होते हैं। वो कैसे होते हैं अभी मैं आपको आगे और डिटेल में बताऊंगी। तो कंपनी के बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, बहुत सारे ऑनर्स हो सकते हैं, तो उनके एडमिशन होने पे या कोई मेंबर अगर चला जाता है, कोई ऑनर चला जाता है या किसी की डेथ हो जाती है, कोई रिटायर हो जाता है, तो उसका कंपनी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो कंपनी हमेशा चलती रहती है, वो कभी भी बंद नहीं होती है। ओके, फिर लिमिटेड लायबिलिटी। अब जैसे पार्टनरशिप में आपने देखा होगा कि जो पार्टनर्स हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, मतलब अगर कंपनी अगर उनकी पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो अगर बंद होने वाली, क्लोज होने वाली है, तो वो क्या करेंगे, जितनी भी असेट्स हैं उनको सेल करके जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं उनकी पेमेंट करेंगे। और अगर अभी भी लायबिलिटी बाकी है तो वो पार्टनर्स अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल करके या पर्सनल प्रॉपर्टी से या पर्सनल सोर्स से उस लायबिलिटी को कंप्लीट करने के लिए लायबल होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो कंपनी होती है, ये कंपनी एक तरीके से इनकी जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, ठीक है। नेक्स्ट 6 कॉमन सील। कॉमन सील मैंने आपको बताया कि एक तरीके से कंपनी के सिग्नेचर होते हैं जो कि किसी डॉक्यूमेंट को अप्रूव करने के लिए या उसे पास करने के लिए एक तरीके से यूज़ की जाती है, ठीक है, कॉमन सील। नेक्स्ट डेमोक्रेटिक ऑनरशिप। अब डेमोक्रेटिक ऑनरशिप में क्या हो जाता है, जैसे हमारे यहाँ पे भी इलेक्शन होते हैं, ठीक है, कुछ लोग खड़े होते हैं, ठीक है, उनकी वोटिंग होती है, जो पब्लिक होती है वो उनको वोट कर देती है और जो जीतेगा वही इलेक्शन में मतलब एक तरीके से जिस चीज़ के लिए इलेक्शन किए गए हैं उस चीज़ को वो हासिल कर लेता है ना। मतलब जैसे अगर हम नॉर्मली बात करें, क्लास में जब हम मॉनिटर को इलेक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, जितने भी क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं वो जितने भी स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं एज अ मॉनिटर के लिए, ठीक है, तो जो बाकी स्टूडेंट है वो उनको वोट करते हैं और जिसके वोट ज़्यादा होते हैं वो मॉनिटर बन जाता है। वैसे यहाँ पर भी क्या होता है कि ये जो कंपनी है यहाँ पर भी जो डायरेक्टर्स होते हैं उनको कैसे चूज़ किया जाता है, वोटिंग के थ्रू चूज़ किया जाता है। तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स क्या होते हैं वो भी मैं अभी बताऊँगी आपको। जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो एक तरीके से वोटिंग करते हैं और जिनकी वोटिंग ज़्यादा होती है वो डायरेक्टर्स चुन लिए जाते हैं, ठीक है। तो फिर इस तरीके से कहा जाता है कि यहाँ डेमोक्रेटिक ऑनरशिप होती है। फिर नेक्स्ट ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। अब यहाँ पर जो कंपनी होती है वो 2 टाइप से होती है, एक प्राइवेट कंपनी भी होती है और एक पब्लिक कंपनी भी होती है। तो प्राइवेट कंपनी को अगर छोड़ दिया जाए तो पब्लिक कंपनी में जितने भी शेयर्स है, अगर कोई शेयर को ट्रांसफ़र करना चाहता है तो वो फ्रीली उसे ट्रांसफ़र कर सकता है। लेकिन जो पब्लिक कंपनी है उस पर रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, मतलब वो जब तक लॉ की परमिशन ना हो तब तक वो अपने शेयर को किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो पब्लिक कंपनी की अगर बात की जाए तो इजीली शेयर्स को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अब यहाँ पर आपको दे रखा है टाइप्स ऑफ कंपनी। टाइप्स ऑफ कंपनी, यहाँ पर टाइप्स ऑफ कंपनी को 3 टाइप से कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट है अनलिमिटेड कंपनी। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, अनलिमिटेड कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जहाँ पर जो उसके मेंबर्स होते हैं उनकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, ठीक है। ऐसी कंपनी जहाँ पर लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है उसे कहा जाता है अनलिमिटेड कंपनी। और ये जो एक तरीके से कंपनी होती है अनलिमिटेड कंपनी, वो इंडिया में नहीं होती है, इंडिया में ना के बराबर होती है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकली नॉट इन एक्सिस्टेंट इन इंडिया में नहीं पाई जाती है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं तो कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी। अब गारंटी क्या होती है कि ऐसी कंपनी जहाँ पर जो मेंबर्स होते हैं उनकी जो लायबिलिटी है वो उनकी गारंटी तक ही लिमिटेड रहती है। जैसे सपोज़ के ABC 3 पर्सन है, ठीक है। ए ने कहा कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी मैं 1 लाख रुपीज़ तक की लायबिलिटी कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। बी ने कहा कि मैं 2 लाख तक की लायबिलिटी कंप्लीट कर दूंगा और सी ने कहा कि मैं 10 लाख तक की लायबिलिटी कंप्लीट कर दूंगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ABC जो तीनों मेंबर थे उन्होंने अपनी लायबिलिटी एक तरीके से क्लियर कर दी कि हम इतनी ही लायबिलिटी पे करेंगे।
तो उनकी लायबिलिटी उन्होंने जितनी गारंटी दी है 1 लाख 2 लाख और 10 लाख की जो गारंटी दी है ABC तीनों ने, उनसे आप उतना ही अमाउंट ले सकते हो। तो उनकी लायबिलिटी उनकी गारंटी तक ही रहेगी, उससे ज़्यादा का अमाउंट आप उनसे नहीं मांग सकते हो। तो ऐसी कंपनी जहाँ पर जो लायबिलिटी है वो उनकी गारंटी तक ही लिमिटेड रहती है, उसे कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी कहा जाता है। ओके, थर्ड पॉइंट, कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स। अभी जो हम पढ़ेंगे, जो हमारा चैप्टर है वो इसी पर डिपेंडेंट है, ठीक है। कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर, अब ये क्या हो गया कि ऐसी कंपनी जहाँ पर जो मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी उनके शेयर्स तक ही लिमिटेड होती है। जैसे कि सपोज के ए के पास 100 रुपीज़ का शेयर है, बी के पास 100 के 2 शेयर्स हैं, 200 शेयर है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ए की जो लायबिलिटी है वो 100 रुपीज़ देने तक ही लिमिटेड रहेगी और बी की जो लायबिलिटी है वो 200 रुपीज़ देने तक ही रहेगी, ठीक है। जैसे अगर ए की बात करें तो ए को कितना अमाउंट देना है, उसने शेयर परचेस किया है, कितने का शेयर परचेस किया, शेयर क्या होता है ये भी मैं अभी आपको बताऊंगी। तो जैसे कि उसने एक शेयर परचेस किया है तो वो शेयर की प्राइस कितनी है 100 में से उसने 80 पे कर दिया लेकिन 20 अभी तक पे नहीं किया, तो उस ए की लायबिलिटी बस 20 रुपीज़ और पे करने तक ही रहेगी। मतलब जैसे ही उसके 100 कंप्लीट हो जाते हैं उसकी लायबिलिटी फिनिश हो जाएगी। तो जहाँ पर मेंबर्स की जो लायबिलिटी होती है उनके शेयर के अमाउंट को पे करने तक ही होती है। ऐसी जितनी भी कंपनीज होती हैं वो कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स कहलाती है। ओके, अब यहाँ पर ये जो कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स होती है वो 2 टाइप से होती है, एक होती है पब्लिक कंपनी और एक होती है प्राइवेट कंपनी। इनको हम एक चार्ट के थ्रू ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पर हमने बेसिस ले लिया, ठीक है, ये पब्लिक कंपनी के सेंस में और ये प्राइवेट कंपनी के सेंस में। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे दे रखा है पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल मतलब अगर आप पब्लिक कंपनी अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो मिनिमम आपको 5 लाख रुपीज़ की रिक्वायरमेंट रहेगी, और अगर आप एक प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो तो कम से कम मिनिमम आपके पास 1 लाख रुपीज़ होना चाहिए। ओके, सेकंड पॉइंट मिनिमम मेंबर्स। तो अगर आप पब्लिक कंपनी की बात करें तो मतलब कम से कम मिनिमम 7 मेंबर होना ज़रूरी है। ओके, और अगर प्राइवेट कंपनी की बात करें तो कम से कम 2 मेंबर होना ज़रूरी है। फिर थर्ड मैक्सिमम मेंबर। तो अगर पब्लिक कंपनी की बात करें तो पब्लिक कंपनी है वो तो मेंबर्स की जो लिमिटेशन है वो अनलिमिटेड है, कितने भी मेंबर हो सकते हैं। लेकिन अगर आप प्राइवेट कंपनी की बात करो तो 200 से ज़्यादा मेंबर नहीं होने चाहिए, ठीक है। फिर मिनिमम डायरेक्टर। डायरेक्टर जो होते हैं पब्लिक कंपनी में 3 डायरेक्टर होना चाहिए और प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर होना चाहिए। फिर सफिक्स। सफिक्स मतलब जो पब्लिक कंपनी होती है वो अपने नाम के साथ लिमिटेड शब्द, लिमिटेड वर्ड को यूज़ करती है। जैसे ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, है ना, सूरज लिमिटेड, अपनी कंपनी के साथ नाम के साथ वो लिमिटेड वर्ड को यूज़ करेगी। और अगर एक प्राइवेट कंपनी है तो वो अपने कंपनी के साथ प्राइवेट लिमिटेड वर्ड को यूज़ करेगी, ठीक है। जैसे ए प्राइवेट लिमिटेड, बी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, इस तरीके से। फिर स्टार्ट ऑफ बिजनेस। तो ये जो पब्लिक कंपनी होती है इसमें क्या हो जाता है कि ये अपनी कंपनी को जैसे ही रजिस्टर्ड करवा लेती है तो वो रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट उस कंपनी को मिल जाता है, लेकिन उसके बाद भी कंपनी वो कब से स्टार्ट कर सकती है, कंपनी स्टार्ट करने का भी वो सर्टिफिकेट जब तक रिसीव नहीं कर लेती तब तक वो अपनी कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकती। मतलब पब्लिक कंपनी को 2 सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। एक तो उसने अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करवा लिया है तो रजिस्ट्रेशन का एक सर्टिफिकेट उसे मिलेगा, और एक वो अपनी कंपनी को अब स्टार्ट कर सकती है तो उसका भी एक सर्टिफिकेट मिलता है। तो कंपनी स्टार्ट करने का सर्टिफिकेट जब तक नहीं मिल जाता तब तक ये पब्लिक कंपनी अपनी कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकती। लेकिन अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात करें तो यहाँ पर जैसे ही उस कंपनी को अपने रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिल जाता है उसके बाद से ही वो अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकती है। मतलब कंपनी स्टार्ट करने के लिए सेकंड सर्टिफिकेट की नीड उसे नहीं होती है, रजिस्ट्रेशन के बाद से ही वो अपनी कंपनी को स्टार्ट कर सकती है। फिर स्टेचुटरी मीटिंग। तो ये जो कंपनीज होती है इसमें मीटिंग भी होती है, ठीक है। तो अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करें तो उसमें मीटिंग को बुलवाना कंपलसरी होता है, ठीक है। उनका जो भी टाइम पीरियड होता है, बिजनेस में कभी आपने पढ़ा होगा तो उनका जो टाइम पीरियड होता है उनकी गैपिंग पे उनकी मीटिंग होना कंपलसरी। लेकिन अगर आप प्राइवेट कंपनी की बात करो तो वहाँ पर ऑप्शनल है। मतलब प्राइवेट कंपनी में अगर उन्हें नीड होगी, ज़रूरत होगी तो वो मीटिंग अरेंज करेंगे, अदरवाइज वो मीटिंग नहीं करते, तो उनके लिए ऑप्शनल है। लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी की बात करें तो वो कंपलसरी। फिर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। तो ये जो पब्लिक कंपनी है अपने जो शेयर्स है वो फ्रीली ट्रांसफ़र कर सकती है, लेकिन ये जो प्राइवेट कंपनी है वो अपने शेयर्स फ्रीली ट्रांसफ़र नहीं कर सकती है, उनके लिए रिस्ट्रिक्टेड होती है, ठीक है। फिर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। तो ये जो पब्लिक कंपनी है ये क्या करती है, पब्लिकली इशू करती है, प्रोस्पेक्टस इशू करती है, और जो पर्सन इंटरेस्टेड होता है उनकी कंपनी के शेयर परचेस करने में
वो उन्हें अमाउंट भी पे कर देता है। तो इस तरीके से ये कंपनी अपना फंड अरेंज करती है। तो यहाँ पर ये जो पब्लिक कंपनी की अगर बात की जाए तो वो पब्लिकली सब्सक्रिप्शन के लिए अपने शेयर को इशू कर सकती है। लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी की बात करें तो प्राइवेट कंपनी ऐसा नहीं कर सकती है, वहाँ पर ये पब्लिक सब्सक्रिप्शन नॉट अलाउड है, ठीक है, क्योंकि वो प्राइवेट है, वो पब्लिकली ऐसे इशू नहीं कर सकती अपने शेयर। ओके, अब यहाँ पर एक कंपनी और है 1% कंपनी। जैसा कि नाम से क्लियर है, 1% कंपनी, ऐसी कंपनी जिसमें सिर्फ एक ही पर्सन हो, एक ही ऑनर हो, वो क्या हो जाती है 1% कंपनी। तो एज पर सेक्शन 262 of the Company Act 2013, 1% company means a company which has only one person as member, जिसमें सिर्फ एक ही मेंबर होता है। It is governed by Rule 3 of the Company Incorporation Rule 2014, जिसका जो रजिस्ट्रेशन है वो या ये कैसे क्रिएट होती है, तो जो रूल्स रेगुलेशन कंपनी एक्ट 2014 के जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग ये रजिस्टर्ड होती है। सच कंपनी शुड हैव एटलीस्ट 1 डायरेक्टर बट नॉट मोर देन 15 डायरेक्टर। तो ये जो 1% कंपनी होती है इसमें सिर्फ एक ही डायरेक्टर होता है और 15 से ज़्यादा डायरेक्टर नहीं होना चाहिए। ओके, और एंड पेडअप कैपिटल, इनकी जो पेडअप कैपिटल है, मतलब ये कंपनी स्टार्ट करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट चाहिए, मिनिमम कैपिटल कितनी होनी चाहिए 1 लाख। इट कैन यूज़ द वर्ड OPC, और जितनी भी 1% कंपनी होती है वो अपने नाम के साथ OPC वर्ड यूज़ करेगी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर था, कंपनी का डिवाइडेशन था, क्लासिफिकेशन था, कंपनी कितने टाइप्स की होती है। उसके बाद यहाँ पर आपको दे रखा है डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनी। कभी कभी जॉइंट स्टॉक कंपनी भी बोल दिया जाता है, तो कंपनी हो या जॉइंट स्टॉक कंपनी हो, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो कंपनी के बारे में ही आपसे बात कर रहा है। तो यहाँ पर पार्टनरशिप का मीनिंग भी आपको पता चल गया, कंपनी क्या होती है वो भी अभी आपको मैंने क्लियर करा। इनमें जो डिफरेंसेज है वो डिफरेंसेज आपको देखना है, आप एक बार इसे रीड करोगे तो आप इजीली इसे अंडरस्टैंड कर पाओगे, ठीक है। तो आप बाद में आप इसको रीड करोगे। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर, जो मेन चीज़ है कंपनी क्या है ये तो आपको पता चल गया, ठीक है। अब ये कंपनी की प्रोसेस क्या होती है, तो क्या होता है कि सपोज के मैंने एक कंपनी ओपन की, ठीक है, मेरी एक पब्लिक कंपनी है। अब मुझे क्या करना है, मैंने अपनी कंपनी ओपन की है, अब मैं एक प्रॉस्पेक्टस इशू कर दूंगी जिसमें होगा कि मेरी जो भी कैपिटल है, सबसे पहले तो मैं अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करूंगी, ठीक है। तो जब कोई पर्सन अपनी कंपनी को ओपन करना चाहता है तो सबसे पहले कंपनी एक्ट 1956 के अंडर उसे अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, ठीक है। और उस टाइम वहाँ पर एक मेमोरेंडम होता है, वहाँ पर एक मेमोरेंडम भी उन्हें प्रिपेयर करना पड़ता है। वो मेमोरेंडम में क्या होता है, बिजनेस में आपने पढ़ा होगा, मैं एक बार और आपको बता देती हूँ कि जो मेमोरेंडम है वहाँ पर इस कंपनी को, जो कंपनी ओपन की जा रही है, स्टार्ट की जा रही है, उसे अपनी एक तो कैपिटल वहाँ पर मेंशन करनी होती है। कैपिटल क्या हो जाती है कि जैसे कि आपकी जो कंपनी है उसकी पेडअप कैपिटल क्या है, स्टार्टिंग की कैपिटल क्या है, तो वो जो कैपिटल मेमोरेंडम में जब कंपनी स्टार्ट करोगे आप, तब जो कंपनी के लिए मेमोरेंडम में आपने जो कैपिटल का अमाउंट वहाँ पर मेंशन किया है उसे कहा जाता है अथोराइज कैपिटल। कौन सी कैपिटल, अथोराइज कैपिटल, ठीक है। तो वो एक तरीके से कंपनी की मैक्सिमम लिमिट होती है, तो वो कब कैपिटल मेमोरेंडम में शो करना रहता है। उसके बाद एक्ट के अंडर उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। अब ये कंपनी क्या करती है कि अपनी उसकी जो अथोराइज कैपिटल होती है, अथोराइज कैपिटल कौन सी, जो मेमोरेंडम में कैपिटल शो कर रखी है वो अथोराइज कैपिटल है। अथोराइज कैपिटल मतलब टोटल कैपिटल कंपनी की, स्टार्ट करते टाइम जो कैपिटल है वो टोटल कैपिटल। अब कंपनी क्या करती है कि उसका कुछ पार्ट क्या कर देती है, वो पब्लिकली इशू कर देती है। अब कैसे इशू करती है, तो जैसे कि 10 लाख की कैपिटल है, एज्यूम कर लिया कि 10 लाख उसकी अथोराइज कैपिटल है, 10 लाख में से 1 लाख कैपिटल वो कंपनी चाहती है कि हम उसे पब्लिकली इशू करें। तो वो कैसे इशू करेगी, 1 लाख को सबसे पहले वो क्या करेगी, छोटी छोटी यूनिट में डिवाइड कर देगी। 1 लाख जो कैपिटल उसे इशू करना है, अभी हम एग्जांपल ले रहे हैं कि 1 लाख उसने इशू किया, तो 1 लाख जो कैपिटल इशू की जा रही है उस कैपिटल को छोटी छोटी यूनिट में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे 100 रुपीज़ की 8 यूनिट बनाइए, है ना, 100 रुपीज़ की 1 यूनिट बनाइए, 1 यूनिट कितने की है, 100 रुपीज़ की है, तो ऐसी 100 यूनिट मिलकर 1 लाख बना देगी। तो 100 यूनिट जब 1000 हो जाएगी तो जाके आपके 1 लाख कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप ये बोल सकते हो कि आपने आपकी जो इशूड कैपिटल है इसे कहा जाएगा इशूड कैपिटल। जो 1 लाख आप पब्लिकली इशू कर रहे हो उसे कहा जाएगा इशूड कैपिटल। तो ये जो इशूड कैपिटल है जिसे आपने छोटी छोटी 100 रुपीज़ की यूनिट में डिवाइड किया है, ये 100 रुपीज़ की छोटी छोटी यूनिट को क्या कहा जाता है, शेयर, ठीक है। तो ये जो यूनिट है इसको कहा जाता है शेयर। तो एक शेयर की वैल्यू या एक यूनिट की वैल्यू कितनी डिसाइड करी आपने, 100।
तो इस तरीके से कंपनी ने क्या करा कि 1 लाख जो इशूड कैपिटल थी उसको 100 से डिवाइड किया तो कितना आ गया आपका 10,000। तो 10,000 जो शेयर थे वो उसने पब्लिकली इशू कर दिए। तो ये पब्लिकली पेपर वगैरह में इशू कर दिया जाता है, प्रॉस्पेक्टस निकाल दिया जाता है। अब सामने वाले जो पर्सन है, मतलब पब्लिक में जो भी पर्सन इंटरेस्टेड होगा वो क्या करेगा, कंपनी को अप्रोच करेगा कि हम अपनी कंपनी के शेयर परचेस करना चाहते हैं, ठीक है। और कंपनी भी क्या करेगी, अपने प्रॉस्पेक्टस में सामने वाला आपकी कंपनी के शेयर परचेस करे उसके लिए उससे उसके बेनिफिट बताएगी कि हमारी कंपनी का नाम ये है, हम इतने शेयर इशू कर रहे हैं, आप अगर हमारी कंपनी के शेयर परचेस करोगे तो क्या हो जाएगा, एक तरीके से जितने शेयर आप परचेस करोगे उतने शेयर्स के आप क्या हो जाओगे, ऑनर हो जाओगे। आपने देखा होगा ना कि किसी कंपनी में कोई 50% शेयर जिसके पास है तो वो 50% का ऑनर है उस कंपनी में, ठीक है। तो ये जो पब्लिकली जो लोग होते हैं वो किसी कंपनी के जितने शेयर परचेस कर लेते हैं वो उतने ही परसेंट से उस कंपनी में ऑनर हो जाते हैं। तो वो कंपनी बोलती है अपने प्रॉस्पेक्टस में कि आप हमारी कंपनी के शेयर परचेस कर लो, जितने शेयर आप परचेस कर लोगे उतने ही परसेंट से आप उस कंपनी में ऑनर हो जाओगे। साथ ही साथ आप जो पैसा हमको दोगे वो हम कहीं और इन्वेस्ट करेंगे और उससे जो भी बेनिफिट होगा वो बेनिफिट हम कंपनी में लेकर आएंगे और उस प्रॉफिट में आपको शेयर भी देंगे। तो ये जो प्रॉफिट कंपनी को होगा, जो शेयर अपने मेंबर को दिया जाएगा, जिन लोगों ने शेयर परचेस किए हैं वो क्या कहलाते हैं, कंपनी के मेंबर या कंपनी के ऑनर, या एक तरीके से वो हमारे शेयर परचेस करते हैं तो उन्हें शेयर होल्डर भी कहा जाता है। तो शेयर होल्डर बोल लो या कंपनी के मेंबर बोल लो या कंपनी के ऑनर बोल लो, ये एक ही बात है, ठीक है। तो कंपनी क्या करती है कि इन्वेस्टमेंट कहीं पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया और उससे जो अमाउंट वो लेकर आए कंपनी में, उससे जो भी बेनिफिट होता है, जो प्रॉफिट होता है वो अपने शेयर होल्डर में भी वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो शेयर होल्डर में जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, डिविडेंड, ठीक है। तो कंपनी जो पब्लिकली जो इंटरेस्टेड है कंपनी के शेयर परचेस करने में, उन्हें भी लगता है कि चलो अच्छा है कि हम इस कंपनी के शेयर परचेस कर लें, क्योंकि एक तो क्या हो जाएगा कि हम उतने ही परसेंट से उस कंपनी में ऑनर हो जाएंगे, साथ ही साथ हमें बेनिफिट भी मिलेगा, डिविडेंड भी मिलेगा, प्रॉफिट भी मिलेगा। तो लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशन भेजना शुरू कर देते हैं। कंपनी क्या करती है, एप्लीकेशन मंगवाती है कि आपको कितने शेयर चाहिए, आप एप्लीकेशन लिख के दो, ठीक है। और साथ ही साथ उसकी एप्लीकेशन मनी भी आप हमें भेजो। अगर आप 10 शेयर परचेस करना चाहते हो तो एक शेयर की वैल्यू 100 है, तो 10 शेयर से जो भी वैल्यू है वो आप हमें एप्लीकेशन फॉर्म के साथ भेज दो। तो इस तरीके से कंपनी क्या करती है कि जितने भी लोग हैं जो भी इंटरेस्टेड है शेयर परचेस करने में, उन सबके फॉर्म अपने पास रख लेती है और उनकी जो मनी है वो भी अपने पास रख लेती है, ठीक है। अब ये तो क्या हो गया, एप्लीकेशन हो गया। अब कंपनी क्या करती है कि जिन जिन लोगों के फॉर्म आ गए हैं, एप्लीकेशन आ गए, उन्हें वो शेयर देना शुरू करती है, शेयर अलॉट करना शुरू करती है। तो इसे क्या कहा जाता है, शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। तो मतलब जैसे ए को शेयर अलॉट कर दिए तो अलॉटमेंट का एक सर्टिफिकेट दे देगी कि चलो आपको इतने शेयर मिल गए हैं, ये आपका सर्टिफिकेट। बी को शेयर अलॉट कर दिए तो बी को एक सर्टिफिकेट दे दिया कि चलो ये आपके शेयर का सर्टिफिकेट। तो ये सर्टिफिकेट शो करते हैं कि उनके पास इतने शेयर हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलती रहती है, ओके। तो ये कंपनी क्या करती है, इस तरीके से पैसा पब्लिकली अरेंज करती है और उसको कहीं पर इन्वेस्ट करती है और उससे जो प्रॉफिट मिलता है वो कंपनी में भी रहता है और कुछ प्रॉफिट का शेयर अपने शेयर होल्डर्स में भी डिवाइड हो जाता है। तो इस तरीके से ये चीज़ चलती रहती है। तो जो यूनिट होती है इशूड कैपिटल की, उसे कहा जाता है शेयर, और जो लोग शेयर को परचेस करते हैं उसे क्या कहा जाता है, शेयर होल्डर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये बता रखा है, सपोज कि एक शेयर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 100, तो ये 100 रुपीज़ क्या हो जाएगी, उस शेयर की फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू। कभी कभी फेस वैल्यू लिखा होता है, कभी कभी नॉमिनल वैल्यू, तो दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो जो शेयर की जो प्राइस दे रखी है, एक शेयर की प्राइस, वो नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू होती है। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर 5 चीज़ें आपको दिख रही होगी, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल, फाइनल कॉल। ये क्या चीज़ है, आपके माइंड में ये चल रहा होगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि सपोज़ कि आपने कार परचेस की है, ठीक है, उसको आपने एक तरीके से लोन पे आपने कार परचेस की है, तो आप कार लेकर आ जाते हो, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हो, उस कार के लिए आप इंस्टॉलमेंट पे करते रहते हो। आपका जो टोटल अमाउंट है वो इंस्टॉलमेंट में डिवाइड हो जाता है और आप हर मंथ उसको इंस्टॉलमेंट पे करते रहते हो, ठीक है। अब इन फ्यूचर अगर आप इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाते हो तो क्या हो जाता है, वो कार वापस से आपसे ले ली जाती है, जब्त कर ली जाती है और वापस से उनके कंपनी के अंडर चली जाती है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी होता है कि जो शेयर्स मार्केट होता है, शेयर मार्केट, यहाँ पर भी कंपनी क्या करती है कि सपोज़ ये 100 रुपीज़ का शेयर है, इस 100 रुपीज़ के शेयर को मतलब ये जो 100 रुपीज़ है इसको एक साथ पब्लिक कभी दे पाए कभी नहीं भी दे पाए, सबकी कंडीशन एक जैसे नहीं होती है। तो कंपनी भी क्या करती है, इस 100 को इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर देती है।
तो वो इंस्टॉलमेंट क्या होती है, यहाँ पर आपको 5 इंस्टॉलमेंट देखने को मिल रही होगी। पहला क्या हो गया, एप्लीकेशन। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को कहा जाता है एप्लीकेशन, मतलब जब सामने वाला पर्सन अगर शेयर परचेस करना चाहता है तो वो एप्लीकेशन के टाइम पे ही उतना पैसा दे दे, ठीक है। तो एप्लीकेशन पे उन्होंने डिवाइड किया कि 100 को कैसे डिवाइड कर दिया कि एप्लीकेशन पे 25 रुपीज़ आपको देना है। सेकंड अलॉटमेंट, मतलब जब हम आपको शेयर अलॉट करेंगे तब आपको 25 रुपीज़ देना है। फिर उसके बाद फर्स्ट कॉल, मतलब जब कंपनी कॉल करेगी मेंबर को कि अब आपको इतना अमाउंट पे करना है, तब आप अमाउंट पे करोगे। फिर कंपनी वापस से सेकंड कॉल करती है कुछ टाइम के बाद कि चलो अब सेकंड इंस्टॉलमेंट का टाइम हो गया, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का टाइम हो गया, तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे आपको 15 रुपीज़ देना है। तो फिर जो मेंबर होते हैं वो 15 रुपीज़ पे करेंगे। फिर उसने डिसाइड किया कि फाइनल कॉल, मतलब अब जो भी अमाउंट है वो लास्ट इंस्टॉलमेंट है आपकी, लास्ट इंस्टॉलमेंट के लिए मेंबर्स को कॉल जाता है। मेंबर्स क्या करते हैं, लास्ट इंस्टॉलमेंट भी पे कर देते हैं और ये शेयर पूरी तरीके से उन मेंबर के हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो इंस्टॉलमेंट होती है, ये एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल और फाइनल कॉल होती है। इस तरीके से इंस्टॉलमेंट में इन 100 रुपीज़ को डिवाइड कर दिया जाता है और पब्लिकली अमाउंट रिसीव किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो एप्लीकेशन का जो अमाउंट दे रखा है ये कितना होना चाहिए, कभी कभी आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो जितनी भी फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू होती है उसका एटलीस्ट 25% तो होना ही चाहिए। मतलब एप्लीकेशन के टाइम पे आपको कितना अमाउंट मंगवाना चाहिए, कंपनी कितना अमाउंट मंगवा सकती है, कम से कम 25% फेस वैल्यू का उसे मंगवाना ही चाहिए, ठीक है। और उसके बाद ये जो इंस्टॉलमेंट होती है, एप्लीकेशन से अलॉटमेंट, अलॉटमेंट से कॉल, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, ये आपके कॉल्स कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ये एप्लीकेशन और अलॉटमेंट ये तो फिक्स है। ये कॉल आपकी कम ज़्यादा भी हो सकती है, क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। तो ये जो इंस्टॉलमेंट होती है, इन इंस्टॉलमेंट के बीच में जो गैप होता है वो गैप कितना होना चाहिए, कम से कम 1 मंथ का गैप होना चाहिए, ठीक है। मतलब एक इंस्टॉलमेंट से दूसरे इंस्टॉलमेंट मंगवाने के बीच में 1 मंथ का गैप होना चाहिए। तो इस तरीके से ये प्रोसेस होती है और ये जो चीज़ है इसी की हमें क्या करनी पड़ती है, अकाउंटिंग करनी पड़ती है कि एप्लीकेशन कितने आए, कितने शेयर हमने अलॉट कर दिए, फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा आया, सेकंड पे कितना पैसा आया कि नहीं आया, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ओके। तो यहाँ पर ये जो इंस्टॉलमेंट होती है, ये इंस्टॉलमेंट कंप्लीट होने के बाद ही आपकी एक तरीके से अकाउंटिंग होती है। तो हमें जो अकाउंटिंग करनी है वो इन्हीं 5 इंस्टॉलमेंट की करनी होती है। तो किस तरीके से अकाउंटिंग करेंगे वो हम यहाँ पर देखेंगे। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन और आती है कि सारे के सारे मेंबर्स ने पैसा दे दिया, वैसा तो होता है और कभी बाई चांस नहीं हो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ शेयर होल्डर जो हैं उन्होंने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, कॉल का पैसा दे दिया, लेकिन सेकंड कॉल और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। तो कंपनी बार बार उनको कॉल करके बोलती है कि आपने ये 2 इंस्टॉलमेंट नहीं दिए, जल्दी से पे कर दो। लेकिन उसके बाद भी अगर शेयर होल्डर ये 2 इंस्टॉलमेंट पूरा नहीं कर पाते तो ऐसे टाइम पे कंपनी क्या करती है कि ये जो शेयर है उस शेयर होल्डर से वापस ले लेती है और जितना अमाउंट इन 3 पे जो अमाउंट रिसीव कर लिया है वो अमाउंट भी वापस नहीं लौटाती है, वो भी कंपनी अपने पास ही रख लेती है, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता है कि जब कोई शेयर होल्डर जब किसी इंस्टॉलमेंट की पेमेंट नहीं करता है तो उसे कहा जाता है कॉल्स इन एरर, ठीक है, कॉल्स इन एरर। अब यहाँ पर एक कंडीशन और होती है कि कोई शेयर होल्डर है जिसने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, अलॉटमेंट का दे दिया, कॉल का दे दिया। अब उसने सोचा कि नहीं बात का पैसा भी तो देना ही है, लेकिन मैं अभी दे देता हूँ, बाद में भी तो दूंगा ही, अभी दे देता हूँ। तो उसने सोचा कि मैं सेकंड कॉल और फाइनल कॉल का अमाउंट भी एक साथ अभी दे देता हूँ। तो जब इंस्टॉलमेंट का पैसा एडवांस में दे दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, कॉल्स इन एडवांस। तो कॉल्स इन एरियर पैसा नहीं मिला है, कॉल्स इन एडवांस पहले से पैसा मिल गया। तो ये 2 टर्म जो है वो भी आपको पता होना चाहिए जो आगे यूज़ होंगे, ठीक है। तो अब हम इसके आगे देखते हैं कि ये एक तरीके से नेम ऑफ द कंपनी, बैलेंस शीट। ये कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है उसका फॉर्मेट ऐसा होता है। अभी तक आपने जो बैलेंस शीट पढ़ी होगी वो कैसी थी, 2 पार्ट में डिवाइड होती थी, एक असेट एक लाइबिलिटी। लेकिन जब कंपनी की बैलेंस शीट जो होती है वो एक तरीके से वर्टिकल फॉर्म में होती है। पहले जितनी भी लाइबिलिटीज़ होती है वो मेंशन की जाती है, उनका टोटल यहाँ पे लगता है। फिर सेकंड हेड में जो असेट्स होती है उन असेट्स का टोटल यहाँ पे लगता है। आपकी जो सेकंड बुक है, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली, उनकी जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है वो इसी बैलेंस शीट पर डिपेंडेंट है। मतलब ये बैलेंस शीट आपको बाय हार्ट लर्न होनी चाहिए। आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली बुक है उसमें फर्स्ट और सेकंड जो चैप्टर है वो इसी बेस पर है कि बैलेंस शीट में कौन सी चीज़ किस हेडिंग के अंदर आती है, असेट है या लायबिलिटी है, ठीक है। तो ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट यहाँ पर दे रखा है, ये बैलेंस शीट आपको लर्न करनी है। अब यहाँ पर इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो क्या चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, ये मेन हेडिंग हो गया। इसका सब हेडिंग दे रखा है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, ये इतनी बैलेंस शीट का जो इतना पार्ट है, ये पार्ट आपके लिए इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है।
और दूसरा असेट साइड में अगर आप देखो तो मेन हेडिंग है असेट। असेट में आपका एक तरीके से जो करंट असेट है इसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको इस बैलेंस शीट के ये दो पॉइंट है, ये अच्छी तरीके से पता होने चाहिए, किस तरीके से आप इसको शो करोगे, किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट करोगे। ओके, तो ये बैलेंस शीट आपको लर्न करना है। फिर शेयर कैपिटल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको बस वो जो शेयर वाला जो पार्ट था शेयर कैपिटल, वो ही आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना होगा। तो वो किस तरीके से शो करेंगे, तो पहले तो आपने बैलेंस शीट बना ली, ठीक है, वो पूरी बैलेंस शीट आपको याद होना है, लेकिन इस चैप्टर में बस आपको इसका इतना ही पार्ट आपको अच्छे से कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज आपकी मेन हेडिंग आपने दे दी, फिर शेयर होल्डर फंड लिख दिया, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल इसकी सब हेडिंग आ गई। अब ये शेयर कैपिटल का अमाउंट किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, ये कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर एक और कैलकुलेशन होता है, उसे कहा जाता है नोट टू अकाउंट्स, ठीक है। तो ये नोट टू अकाउंट्स किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, सबसे पहले शेयर कैपिटल का कैलकुलेशन कर रहे हो तो आपने लिख दिया शेयर कैपिटल। अब ये शेयर कैपिटल को भी यहाँ पर 3-4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट हो जाता है अथोराइज कैपिटल, ठीक है, फिर सेकंड हो जाता है इशूड कैपिटल, फिर उसके बाद सब्सक्राइब कैपिटल, और फिर हो जाता है सब्सक्राइब को भी 2 टाइप से डिवाइड किया गया है, एक तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप और सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, ठीक है, ये इसका फॉर्मेट है। ये जो अथोराइज कैपिटल है, इशूड कैपिटल है, सब्सक्राइब कैपिटल है, ये क्या होती है ये अभी हम देखते हैं। और यहाँ पर सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड में आप क्या करोगे, कॉल्स इन एरर अगर आ जाता है तो वो भी आप इस हेडिंग के अंदर ही शो करोगे, और अगर शेयर फॉरफिटेड आ जाता है तो वो भी आप यहाँ पर ही शो करोगे, ठीक है। शेयर फॉरफिटेड मतलब जैसे किसी शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया है तो उसके शेयर को कंपनी वापस अपने अंडर ले लेती है, उसे कहा जाता है शेयर फॉरफिट करना, ठीक है, शेयर फॉरफिटेड। तो यहाँ पर ये जो अथोराइज कैपिटल है, ये कौन सी कैपिटल होती है, अथोराइज कैपिटल मतलब कंपनी स्टार्ट करते टाइम आपने जो आपके मेमोरेंडम में जो कंपनी की मैक्सिमम जो लिमिट आपने शो कर रखी है वो आपकी अथोराइज कैपिटल हो जाती है। फिर इशूड कैपिटल क्या हो जाती है, अथोराइज कैपिटल का वो पार्ट जो आपने पब्लिकली इशू किया है तो वो आपकी इशूड कैपिटल हो जाएगी। सब्सक्राइब कैपिटल क्या हो जाएगी, इशूड कैपिटल का वो पार्ट जो आपने रिसीव किया, ठीक है, जो पार्ट आपने रिसीव किया वो सब्सक्राइब कैपिटल। जैसे आपने 1000 शेयर इशू किए हैं लेकिन आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म कितने के आए हैं, 900 के ही फॉर्म आपके पास आए हैं, तो ये 900 के फॉर्म आपके पास आए हैं तो पैसा भी आपके पास 900 का ही आया होगा, तो ये 900 का जो अमाउंट आपके पास आया है वो आपके लिए हो जाएगी सब्सक्राइब कैपिटल, ठीक है। अब इसमें फुल्ली पेड और नॉट फुल्ली पेड क्यों डिवाइड किया है, ठीक है। अब 900 में से भी 1000 शेयर आपने इशू किए हैं जिसमें से 900 के लिए आपके पास फॉर्म आए हैं। अब 900 में से 800 का पैसा तो आपको पूरा मिल गया, तो आपने लिख दिया यहाँ पे सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड, तो 800 का कैलकुलेशन आप यहाँ पे करोगे। लेकिन 100 शेयर होल्डर ऐसे थे जिन्होंने फाइनल कॉल का अमाउंट नहीं दिया, तो जब कुछ इंस्टॉलमेंट पूरी हो गई है, कुछ इंस्टॉलमेंट पूरी नहीं हुई है, उसका कैलकुलेशन हम यहाँ पर करते हैं। तो वो जो 100 शेयर जिस पर पैसा नहीं मिला है उसका कैलकुलेशन आप यहाँ पर करोगे, और जितना पैसा नहीं मिला है वो आप कॉल्स इन एरर में डालकर इसको यहाँ पर शो करोगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसका फॉर्मेट है। यहाँ पर डिटेल में बता रखा है कि अथोराइज कैपिटल क्या है, इशूड कैपिटल क्या है, सब्सक्राइब क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 टर्म और है आपके लिए, एक हो जाता है आपके पास कॉल्ड अप कैपिटल और एक पेड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल जैसे कि नाम से आपको क्लियर हो रहा है, आपके जो इंस्टॉलमेंट है, पहला एप्लीकेशन है, फिर अलॉटमेंट है, फिर कॉल है। कॉल क्या होता है कि कंपनी कॉल करती है कि आपकी जो इंस्टॉलमेंट है उसका टाइम हो गया है, अब आप अमाउंट पे कर दो। तो कंपनी ने क्या करा है, फर्स्ट कॉल का पैसा मंगवा लिया, सेकेंड कॉल का पैसा मंगवा लिया और फाइनल कॉल का पैसा, ठीक है। ये 3 कॉल दे रखे हैं ना मैंने पहले एप्लीकेशन, देखिए मैंने यहाँ पर बता रखा आपको, ये आपके 5 इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। कंपनी ने क्या किया कि एप्लीकेशन की इंस्टॉलमेंट कंप्लीट करवा ली, अलॉटमेंट की इंस्टॉलमेंट भी कंप्लीट हो गई, लेकिन फर्स्ट कॉल का अमाउंट कंपनी ने अभी तक क्या किया, फर्स्ट कॉल का अमाउंट कंपनी ने बुलवा लिया। कंपनी ने कहा कि 3rd इंस्टॉलमेंट का टाइम हो गया है, अब आप अमाउंट पे कर दो, ठीक है। तो ये जो अमाउंट बुलवाया गया है, ठीक है, जितना अमाउंट कंपनी ने बुलवाया है उतना पूरा के पूरा अमाउंट जब कंपनी रिसीव कर लेती है उसे क्या कहा जाता है, कॉल्ड अप कैपिटल। जितनी अमाउंट के लिए कॉल किया गया है वो पूरा अमाउंट जब कंपनी रिसीव कर लेती है उसे कहा जाता है कॉल्ड अप कैपिटल। और कॉल्ड अप कैपिटल के बाद एक और कौन सी कैपिटल होती है, पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल मतलब कंपनी ने अगर आपसे 5वां इंस्टॉलमेंट मंगवा लिया तो 5वां इंस्टॉलमेंट का जो पैसा कंपनी रिसीव करेगी वो उस कंपनी की कॉल्ड अप कैपिटल हो जाएगी। कंपनी ने अगर ये वाली इंस्टॉलमेंट नहीं मंगवाई है, सिर्फ ये 4 इंस्टॉलमेंट ही मंगवाई है, तो इसका जब पैसा कंपनी रिसीव कर लेगी तो वो कंपनी के लिए कॉल्ड अप कैपिटल हो जाएगी। लेकिन पेड अप कैपिटल क्या हो जाता है, कंपनी ने मंगाई 5वां इंस्टॉलमेंट है, लेकिन अगर किसी शेयर होल्डर ने किसी इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं दिया,
ठीक है। तो जितना पब्लिक ने या जितना शेयर होल्डर ने अमाउंट रिसीव पे कर दिया है, ठीक है, वो अमाउंट क्या हो जाएगा, पेड अप कैपिटल, ठीक है। जैसे आपको अगर क्लियर नहीं हुआ है तो मैं आपको और अच्छी तरीके से बताती हूँ कि जैसे कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, ठीक है, और सेकंड कॉल को भी अगर ले लिया जाए तो ये मिलाकर कंपनी ने कितना अमाउंट मंगवा लिया, एज्यूम कर रहे हैं कि उसने 10 लाख रुपीज़ मंगवा लिए, सॉरी 1 लाख रुपीज़, सॉरी 90,000 रुपीज़ मंगवा लिए, ठीक है, 1 लाख इशू किया था ना, 90,000 रुपीज़ मंगवा लिया। ओके, अब कंपनी ने बोला कि 90,000 रुपीज़ के लिए उसने सबको कॉल कर दिया कि अब 90,000 रुपीज़ आपको पे करना है। तो कंपनी के पास आने कितने चाहिए थे, 90,000, तो ये 90,000 क्या हो जाएगी, कॉल्ड अप कैपिटल। लेकिन कुछ शेयर होल्डर ने अमाउंट पे नहीं किया, कंपनी के पास 90,000 नहीं आया है, सिर्फ 88,000 ही आया, तो कंपनी ने एक्चुअल में रिसीव कितने किए, 88,000, तो 88,000 क्या हो जाएगी, पेड अप कैपिटल, और 90,000 क्या हो जाएगी, कॉल्ड अप कैपिटल। कंपनी ने मंगवाए कितने थे, 90,000, तो 90 कॉल्ड अप कैपिटल हो जाएगी। लेकिन पब्लिकली पे कितना हुआ है, शेयर होल्डर ने पे कितना किया है, 88,000, तो 88,000 पेड अप कैपिटल हो जाएगी, ठीक है। तो जितनी मनी बुलवाई जाती है वो क्या कॉल्ड अप कैपिटल हो जाती है, और एक्चुअल में जितनी पे हुई है शेयर होल्डर के थ्रू वो हो जाती है आपकी पेड अप कैपिटल, ठीक है। अब यहाँ पर एक टर्म और है आपका रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व। रिजर्व कैपिटल क्या होता है, ये जो आपके 5 इंस्टॉलमेंट है, कंपनी ने सोचा कि एप्लीकेशन मंगवा लो, अलॉटमेंट मंगवा लो, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल बुलवा लो, लेकिन फाइनल कॉल अभी नहीं बुलवाना। फाइनल कॉल हम तब बुलवाएंगे जब हमारी कंपनी को एक्चुअल में पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये 5th कॉल का जो अमाउंट है कंपनी सेव करके रख लेती है, क्योंकि अगर 5th कॉल का फाइनल कॉल का अमाउंट भी अगर कंपनी अभी मंगवा लेती है तो कंपनी को लगता है कि पैसा हम अभी बुलवा लेंगे तो सारा पैसा हम यूज़ कर देंगे, तो हमें कुछ पैसा बचा के रखना चाहिए। तो कंपनी क्या कर देती है कि लास्ट वाली जो कॉल है उसका पैसा अभी अपने शेयर होल्डर से नहीं मंगवाती है, वो फ्यूचर के लिए रख लेती है कि फ्यूचर में जब ज़रूरत पड़ेगी तब मंगाया जाएगा। तो वो जो पैसा अभी तक नहीं मंगाया गया है, रिजर्व करके रखा है, उसे कहा जाता है रिजर्व कैपिटल। और एक पॉइंट यहाँ पर दे रखा है कैपिटल रिजर्व। तो ये कैपिटल रिजर्व आपने 11th में पढ़ा होगा कि जितने भी कैपिटल प्रॉफिट होते हैं, कैपिटल प्रॉफिट मतलब असेट से रिलेटेड जो भी प्रॉफिट होते हैं, कैपिटल प्रॉफिट जो भी होते हैं, उन प्रॉफिट में से जो पैसा बचा कर रखा जाता है उसे कहा जाता है कैपिटल रिजर्व, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। कॉल्स इन एरर, कॉल्स इन एडवांस में मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब यहाँ पर ये जर्नल एंट्री है, क्योंकि इस चैप्टर में आपको सिर्फ जर्नल एंट्री ही करना है, कोई अकाउंट वगैरह नहीं ओपन करना है, सिर्फ ट्रांजैक्शन को जर्नलाइज करना है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि बैलेंस शीट में कैसे आप शो करोगे, तो बैलेंस शीट आपको बतानी पड़ेगी, और साथ में साथ उसका जो नोट टू अकाउंट है वो भी आपको शो करना पड़ेगा। तो बैलेंस शीट में सिर्फ आपको शेयर कैपिटल वाला जो पोर्शन है वो ही आपको शो करना है। तो जर्नल एंट्री यहाँ पर आपकी 5 इंस्टॉलमेंट थी, हर एक इंस्टॉलमेंट के लिए यहाँ पर 2 एंट्री होगी। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपकी एप्लीकेशन के लिए थी, तो पहली एंट्री हो जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अमाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर आप क्या करते हो कि एप्लीकेशन आपके पास आते हैं और एप्लीकेशन के साथ आप अमाउंट भी रिसीव कर लेते हो एज अ कंपनी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है, बैंक डेबिट हुआ है क्योंकि आपने अमाउंट रिसीव किया। और सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी, इसी की दूसरी एंट्री हो जाएगी कि अब आप क्या करोगे, अलॉटमेंट करोगे, शेयर को अलॉट करोगे। तो ये आपकी हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन, यहाँ पर आपने क्रेडिट किया था, तो अब शेयर एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, डेबिट। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बस ये 2 एंट्री आपको ध्यान रखना है। अब जब आप आगे जाओगे तो आगे की इंस्टॉलमेंट क्या है, अलॉटमेंट, अलॉटमेंट की 2 एंट्री होगी, कॉल की भी 2 एंट्री होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जब आप अलॉटमेंट की एंट्री करोगे तो जहाँ जहाँ भी शेयर एप्लीकेशन आया है वहाँ पर आप शेयर अलॉटमेंट लिख दोगे। अगर आप कॉल की एंट्री करोगे तो जहाँ जहाँ भी शेयर एप्लीकेशन लिखा है वहाँ पर आप शेयर कॉल लिख दोगे। फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल, सेकंड है तो सेकंड, फाइनल है तो फाइनल, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। अब एंट्री आपको बस ये 2 एंट्री याद करना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इसे कहा जाएगा, एक बैंक वाली एंट्री है आपकी और एक शेयर कैपिटल वाली एंट्री है, ठीक है। अलॉटमेंट की एंट्री करोगे तो शेयर एप्लीकेशन की जगह पे अलॉटमेंट कर दोगे, कॉल की एंट्री करोगे तो शेयर एप्लीकेशन की जगह पे कॉल हो जाएगा। लेकिन आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो ये तो आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हो गई, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की एंट्री आपने कर दी। अब सेकंड जो आपकी इंस्टॉलमेंट आती है अलॉटमेंट, उसके टाइम पर जब आप 2 एंट्री करोगे तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ बैंक वाली एंट्री पहले है और शेयर कैपिटल वाली एंट्री बाद में। बाद की जो इंस्टॉलमेंट है वहाँ पर जब आप जनरल एंट्री करोगे तो ये शेयर कैपिटल वाली एंट्री पहले होगी और बैंक वाली एंट्री बाद में होगी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, पहला इंस्टॉलमेंट तो देख लिया, सेकंड इंस्टॉलमेंट आपका अलॉटमेंट का था। तो देखिए शेयर कैपिटल वाली एंट्री पहले होगी, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। एप्लीकेशन की जगह पर अलॉटमेंट आ गया और शेयर कैपिटल का शेयर कैपिटल आ गया। फिर इसी की सेकंड एंट्री, अब बैंक वाली एंट्री यहाँ पर बाद में होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन था यहाँ पे, तो यहाँ पर हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि आप शेयर अलॉटमेंट की एंट्री कर रहे हो। फिर ऐसे ही आपके कॉल के लिए हो जाएगा। अब ये सीक्वेंस आपका सेम चलेगा, बाद वाले में भी शेयर कैपिटल की एंट्री पहले और बैंक की एंट्री बाद में, बस नेम चेंज करते जाना। नेम हो जाएगा आपका ये शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है। फाइनल कॉल होगा तो फर्स्ट कॉल की जगह फाइनल कॉल आ जाएगा। इस तरीके से आपको ट्रांजैक्शन को जर्नलाइज करना है। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन देखते हैं हमारे कि फर्स्ट जो आपकी कैटेगरी दे रखी है आपकी बुक में, उसमें आपको डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन कंपनी बैलेंस शीट, मतलब शेयर कैपिटल को आप कंपनी की बैलेंस शीट में किस तरीके से शो करोगे, वो आपके क्वेश्चन है। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं कि हिम्मत लिमिटेड हैज़ अथोराइज शेयर कैपिटल ऑफ 50 लाख, ठीक है। हिम्मत लिमिटेड एक कंपनी है जिसकी जो अथोराइज कैपिटल है कितनी है, 50 लाख, डिवाइडेड इनटू 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। ये 5 लाख कैसे आया, उसने उसकी जो कैपिटल थी उसको उसने जब यूनिट में डिवाइड करा तो उसकी एक यूनिट की प्राइस उसने क्या डिसाइड करी, 10। तो क्या करा उसने, 50 लाख में से 5 लाख ये 50 लाख को उसने 10 से डिवाइड किया, तो कितना आ गया, 5 लाख इक्विटी शेयर, ठीक है। तो उसकी जो टोटल कैपिटल थी वो 50 लाख थी, जिसको उसने स्टार्टिंग से ही शेयर में डिवाइड कर दिया, 10 से उसने डिवाइड किया, तो 5 लाख इक्विटी शेयर, जिसकी एक शेयर की प्राइस कितनी दे रखी है, 10। तो अगर आप ये बोल लो कि शेयर कैपिटल 50 लाख है तो भी सही है। अगर आप ये बोल लो कि उसकी शेयर कैपिटल 5 लाख इक्विटी शेयर है जिसे 10 रुपीज़ के एक शेयर में डिवाइड किया है, तो भी सेम चीज़ है, ठीक है। अब इट हैज़ एक्सिस्टिंग इशूड एंड पेड अप कैपिटल ऑफ 5 लाख, उसने क्या किया कि बाद में 5 लाख की कैपिटल पब्लिकली इशू की। 5 लाख की कैपिटल इशू की मतलब कितने शेयर इशू किए होंगे, 5 लाख में आपने 10 से डिवाइड किया, कितना हो जाएगा, 50,000 शेयर आपने इशू किए, ओके। और फिर उसके बाद फर्दर इशू टू पब्लिक 1,50,000 इक्विटी शेयर एट पर फॉर सब्सक्रिप्शन पेबल एज अंडर। उसके बाद उसने बाद में वापस से 1,50,000 शेयर, अब यहाँ पर शेयर बोला है तो वापस से आप 10 से डिवाइड नहीं करोगे, कैपिटल आएगा तो आप शेयर से डिवाइड करके शेयर निकालोगे, मतलब शेयर की प्राइस से डिवाइड करके शेयर निकालोगे। लेकिन अगर आपको शेयर ही लिखा हुआ है तो फिर आप वापस उसको चेंज नहीं करोगे ना, वो ऑलरेडी शेयर ही है। तो 1,50,000 के शेयर उसने बाद में और इशू कर दिया। अब इसको बोला है कि आपको इसे जर्नलाइज करना है, आपको इसे बैलेंस शीट में शो करना है। एप्लीकेशन के 3 रुपीज़, अलॉटमेंट के 4 है और कॉल के कितने दे रखे, बैलेंस का अमाउंट। बैलेंस अमाउंट कितना हो जाएगा, एक शेयर की वैल्यू 10 है तो 3 और 4 5 6 7 को 10 में से माइनस किया तो 3 क्या हो जाएगी उसकी बैलेंसिंग वैल्यू, ठीक है। अब उन्होंने बोला है कि सारे शेयर जो हैं एप्लीकेशन फॉर्म भी आ गए, सारे के सारे अलॉट भी कर दिए और सारे अमाउंट लास्ट में हमको रिसीव भी हो गए। अब इस चीज़ को आपको बैलेंस शीट में शो करना है। तो चलिए बैलेंस शीट, हिम्मत लिमिटेड की बैलेंस शीट है, आपने लिख दिया, फॉर्मेट पूरा बना दिया। मेन हेडिंग आप डालोगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसकी सब हेडिंग डालोगे शेयर होल्डर फंड और उसकी भी सब हेडिंग आ जाएगी शेयर कैपिटल। अब ये अमाउंट नोट नंबर आपको डालना जरूरी है। नोट नंबर मतलब कैलकुलेशन, आपके जो वर्किंग नोट होते हैं वो कैलकुलेशन। यहाँ पर नोट नंबर 1 डालोगे क्योंकि फर्स्ट कैलकुलेशन इसी का होगा। अब ये 20 लाख आए कैसे हैं, ये हम नोट में देखेंगे कि नोट नंबर 1 में देखेंगे कि 20 लाख कैसे आए, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि सेकंड चीज़ यहाँ पर असेट साइड में भी आएगी, क्योंकि 20 लाख रुपीज़ की शेयर कैपिटल है। कैपिटल है किस फॉर्म में आई होगी, या तो कैश के फॉर्म में आई होगी या तो बैंक के फॉर्म में आई होगी। तो जितनी कैपिटल हमने यहाँ पर शो कर रखी है वही कैपिटल हमारी कैश भी हो जाएगी। तो असेट साइड में करंट असेट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करके सेम वही अमाउंट यहाँ पर भी आएगा, ठीक है। अब उसके बाद नोट टू अकाउंट आप देखोगे तो शेयर कैपिटल को यहाँ पर 1 2 3 कैटेगरी 3 टाइप से कैटेगराइज किया गया है ना। पहला अथोराइज कैपिटल कितनी थी, 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, मतलब 50 लाख की कैपिटल थी। ये फर्स्ट लाइन में आपको बोला है कि 50 लाख की टोटल कैपिटल है जिसे 5 लाख इक्विटी शेयर में डिवाइड किया है, 10 रुपीज़ का एक शेयर, तो ये हो गया 50,000। 5 लाख इक्विटी शेयर ₹10 ईच, ऐसे करके 50 लाख आपने आउटर में लिख दिया। अथोराइज कैपिटल को आप जब भी शो करोगे उसे डबल लाइन से क्लोज कर दोगे। सेकंड इशूड कैपिटल कितना इशू किया आपने, पहले 5 लाख की कैपिटल इशू करी और बाद में आपने 1,50,000 के शेयर इशू किए। तो पहली लाइन में आपको बोला था कि 5 लाख की कैपिटल आपने इशू की है, तो शेयर कितने इशू किए होंगे, तो 5 लाख को 10 से डिवाइड करा तो कितना आ गया 50,000। तो 50,000 इक्विटी शेयर इशू किए हैं जो कि 10 रुपीज़ का एक शेयर है। ऐसे करके 5 लाख आपका आउटर में चला गया इधर, और उसके बाद हमने 1,50,000 के शेयर और इशू किए जो कि 10 रुपीज़ के थे, तो इसको मल्टीप्लाई करके लिखा कितना आ गया 15 लाख। तो टोटल किया तो 20 लाख की आपकी क्या हो गई इशूड कैपिटल। अब हम देखेंगे कि ये तो इशूड कैपिटल थी, हमने इतना इशू किया, अब हमारे पास एक्चुअल में अमाउंट कितना आया है, हमारे पास जो एक्चुअल में अमाउंट आया है वही अमाउंट हम शेयर कैपिटल में लिखेंगे। तो यहाँ पर सब्सक्राइब एंड पेड अप तो 50,000 शेयर इशू किए थे और 150 इशू किए थे और पूरा के पूरा अमाउंट हमने रिसीव कर लिया, तो पूरा अमाउंट आपका एज इट इज़ यहाँ पर 20 लाख आ गया।
और यही 20 लाख आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में भी बाय बैंक करके आपने शो कर दिया। तो ये 20 लाख की एंट्री यहाँ पर हमने कर दी। ये 20 लाख हमारी शेयर कैपिटल हो गई और यही हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गया। इस तरीके से आपको यहाँ पर बैलेंस शीट में इसे शो करना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे ले रखा है, यहाँ पे लिनोवो लिमिटेड दे रखा है, उसकी ऑथोराइज कैपिटल दे रखी है आपके पास 1 करोड़, जो कि 1 लाख इक्विटी शेयर में डिवाइडेड है और एक शेयर की प्राइस कितनी दे रखी है 100, ठीक है। अब यहाँ पर जो इशू किया है, कितना इशू किया है यहाँ पर 25 लाख रुपीस की कैपिटल इशू की है। कैपिटल इशू की है मतलब आपको नंबर ऑफ शेयर निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालोगे, एक शेयर की वैल्यू दे रखी है 100, तो 25 लाख में 100 से डिवाइड करोगे तो 25,000 आपके पास नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे। फिर बाद में 25,000 के शेयर और इशू किए हैं जो कि प्रीमियम पे इशू किए। अब ये प्रीमियम क्या होता है, 100 आपने वैल्यू डिसाइड करी है, नॉमिनल वैल्यू 100 है, 100 का शेयर 100 में ही आपने इशू कर दिया तो वो कहा जाएगा एट पर। और 100 का शेयर अगर आपने कुछ प्रॉफिट ऐड करने पे इशू किया, मतलब 100 का शेयर 110 में इशू किया है, 100 का शेयर आपने 120 में इशू किया है, तो जो प्राइस बढ़ाकर हम शेयर इशू करते हैं उसे कहा जाता है प्रीमियम। तो यहाँ पर 20% प्रीमियम पे इशू किया है। 20% किस पे, 100 मेन वैल्यू थी, 100 का 20% मतलब 20 रुपीज़, तो 100 का शेयर आपने 120 में इशू किया है तो ये 20 रुपीज़ की क्या हो जाएगी प्रीमियम। ओके, एप्लीकेशन अलॉटमेंट और कॉल पे आपको बता रखा है इतना अमाउंट है, ठीक है। यहाँ पे 30 दे रखा है, एप्लीकेशन पे अलॉटमेंट दे रखा है 60, तो 120, 100 तो ये था और 20 रुपीज़ की प्रीमियम, 120 में से आपने ये दो अमाउंट माइनस कर दोगे तो जो डिफरेंस आएगा वो आपका बैलेंसिंग अमाउंट हो जाएगा। इन्हें आपको क्या करना है, एक तरीके से बैलेंस शीट में शो करना है। तो सेम प्रोसेस, शेयर कैपिटल का अमाउंट निकालोगे आप तो नोट नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रीमियम भी है, प्रीमियम कहाँ पर शो होगी आपको ध्यान रखना है, रिजर्व एंड सरप्लस जो होता है वहाँ पर प्रीमियम शो होती है। तो प्रीमियम यहाँ पर नोट नंबर 2 आप डालोगे प्रीमियम के कैलकुलेशन के लिए। अब ये दो अमाउंट कैसे आए हैं वो हम नीचे नोट टू अकाउंट में देखेंगे और इनका जो टोटल होगा वो ही कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा हमेशा। चलिए अब नोट टू अकाउंट में देख लेते हैं हम। ऑथोराइज कैपिटल कितनी थी, ऑथोराइज कैपिटल थी आपकी 1 करोड़, जो कि 1 लाख रुपीज़ 1 लाख इक्विटी शेयर्स में डिवाइडेड थी और 100 रुपीज़ का 1 शेयर था, तो ये आपका 1 करोड़ आ गया। उसके बाद शेयर कैपिटल कितनी इशू की थी आपने, पहले आपने 5,000 शेयर इशू किए थे और बाद में आपने 25,000 शेयर और इशू किए थे, तो टोटल कितने हो गए 50 लाख के शेयर आपने इशू कर दिए, है ना। उसके बाद तो ये 50 लाख आपकी क्या हो जाएगी इशूड कैपिटल, ये भी डबल लाइन से क्लोज हो गई। अब हम आ जाते हैं कि एक्चुअल में हमने कितना अमाउंट रिसीव किया है, तो वो आ जाएगा सब्सक्राइब कैपिटल में। तो यहाँ पर फुल्ली कॉल्ड अप और फुल्ली पेड अप, मतलब जितना हमने पैसा बुलवाया था पूरा के पूरा पैसा हमने रिसीव कर लिया। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऊपर जो आपने हेडिंग जो आपने कैलकुलेशन किया है वही कैलकुलेशन आपका यहाँ पर भी आ जाएगा। पहले 25,000 पे तो आपने पूरा के पूरा एज इट इज़ अमाउंट रिसीव कर लिया, तो ये 25 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच करके 25 लाख आपका यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये आपका 25 और उसके बाद सेकंड जो आपका था, सेकंड पॉइंट के लिए आपको यहाँ पर बोला है कि कॉल्ड अप कितना है 70। कैसे 70 है आपका, तो देखिए यहाँ पर आपको लास्ट लाइन में बोला है कि सेकंड वाली जो इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है, ये प्रीमियम के सेंस में थी, मतलब बाद वाले जो शेयर इशू किए 25,000 उसके सेंस में उसने ये बोला है कि द इशू वाज फुली सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल एप्लीकेंट्स, द कंपनी डिड नॉट मेक द कॉल ड्यूरिंग द ईयर। कंपनी ने जो कॉल थी वो कॉल अभी तक नहीं की है, तो कितने थे आपके पास, कॉल नहीं हुई है मतलब सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का ही पैसा हुआ है, ठीक है। तो पहले वाले जो 25 शेयर्स थे उसके लिए उसने कहा है कि इट हैज़ एग्जिस्टिंग इश्यूड एंड पेड अप कैपिटल, मतलब पे भी हो गया, जितना बुलवाया था उतना पूरा के पूरा पे हो गया। तो पहले वाले में कोई हमने चेंजेस नहीं किया, लेकिन सेकंड वाले के लिए उसने बोला है कि लास्ट कॉल हमने बुलवाई नहीं है, कंपनी ने लास्ट कॉल बुलवाई नहीं, मतलब आपको जो कैलकुलेशन है वो कहाँ तक करना है 60 और 30 तक ही करना है। तो 60 और 30 कितना हो गया 60, 70, 80, 90, है ना। तो ये 90 था, 120 में से आप 90 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा आपका 30 रुपीज़। तो 30 रुपीज़ आपके यहाँ पर बैलेंस में आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ प्रीमियम के लिए क्या हो जाएगा कि 25,000 पहले वाले जो थे उस पर तो कुछ भी नहीं बोला है, जितना मंगवाया था पूरा मिल गया, तो आपने 25 लाख से पूरी एंट्री कर दी। सेकंड वाले में उसने बोला है कि कितना बुलवाया था अमाउंट, सिर्फ उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का ही पैसा बुलवाया, ठीक है। तो यहाँ पर ये 70 आए, ये 70 आपके कैसे आए हैं, देखिए 30 आपका एप्लीकेशन है ना, प्रीमियम कितनी है आपकी 20 की, प्रीमियम आपकी कितनी है 20 की। तो यहाँ पर
जब आपको नहीं बोल रखा है कि जो प्रीमियम है वो किसके साथ अटैच है, तो आप ये मानोगे कि प्रीमियम हमेशा अलॉटमेंट के साथ ही आती है। ठीक है, तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है तो आप प्रीमियम को अलॉटमेंट के साथ ही मानोगे। तो यहाँ पर 60 दे रखे अलॉटमेंट के, तो प्रीमियम का कैलकुलेशन तो हम अलग से करेंगे। तो इस 60 में से 20 रुपीज़ जो प्रीमियम के हैं वो हम माइनस कर देंगे। तो 60 में से 20 गए, कितने बचे 40। तो 40, 50, 60, 70 रुपीज़ ही हमने मंगवाए हैं। तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन 70 से करेंगे। ये 70 आ गया, कॉल्ड अप 70 हुआ, तो 25,000 पे 70 रुपीज़ तक ही कंपनी ने बुलवाया है। तो 70 इंटू 25,000 आ गया आपका 1750,000। ठीक है, इसको आपने टोटल किया 4250 आ गया। अब प्रीमियम का कैलकुलेशन हम रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग में करेंगे। ये हमारा नोट नंबर 2 हो गया। तो यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, प्रीमियम को हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिखते हैं। ठीक है, 25,000 शेयर पे 20 रुपीज़ प्रीमियम के हिसाब से ये आ गया आपका 5 लाख रुपीज़। तो आपकी जो मेन कैपिटल थी और प्रीमियम, इनको ऐड किया तो 4750,000 आपकी शेयर कैपिटल आ गई, और यही आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका 4750, प्रीमियम को अलग शो किया है, शेयर कैपिटल को अलग शो किया है, और टोटल जो है वो आपकी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो जाएगी। फिर उसके बाद इश्यू ऑफ शेयर फॉर कैश एट पर, अगर एट पर मतलब 100 का शेयर 100 पे इशू किया है तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी। तो यहाँ पर एक मनी प्लस कंपनी है, उसने 2,50,000 के शेयर इशू किए हैं। एक शेयर की वैल्यू कितनी है 10, और आपको बोला है कि इसकी जनरल एंट्री करनी है। ठीक है, तो चलिए जनरल एंट्री। पहली इंस्टॉलमेंट क्या होती है, एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन की 2 एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। नरेशन आपको लिखना है, नरेशन के बिना आपकी जनरल एंट्री कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो आपके शेयर थे 2,50,000। ओके, यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर आपको नहीं बता रखा है कि एप्लीकेशन पे कितना है, अलॉटमेंट पे कितना है, कॉल पे कितना है, और आपको यहाँ पर एक चीज़ बोल रखी है कि ऑल अमाउंट हैव बीन रिसीव इन लमसम। लमसम का मतलब क्या होता है कि जब सारा के सारा अमाउंट कंपनी एक साथ मंगवा लेती है। ठीक है, मतलब वो इंस्टॉलमेंट नहीं देती, वो बोलती है कि सारा के सारा अमाउंट एक साथ ही पे करना है, या कोई शेयर होल्डर सारा के सारा अमाउंट एक साथ पे कर देता है कि सारा अमाउंट एक साथ ले लो, तो वो उससे क्या कहा जाता है, लमसम। तो ऐसी कंडीशन में सिर्फ एप्लीकेशन के टाइम पे ही आप सारा अमाउंट रिसीव कर लोगे, तो सिर्फ एप्लीकेशन की 2 एंट्री ही आपको करना है। तो ऐसी कंडीशन में आप यहाँ बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कहीं कहीं पर आपको बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट भी लिखा होगा। ठीक है, तो आप वो चीज़ भी कर सकते हो। तो दोनों एंट्री आपने कर दी। 2,50,000 आपने शेयर इशू किए थे, 10 से मल्टीप्लाई किया तो 25 लाख आपकी दोनों एंट्री में अमाउंट हो गया, और आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन में आपको एक साथ अमाउंट नहीं बोल रहा है, आपको इंस्टॉलमेंट दे रखी है कि टोटल 10,000 शेयर इशू किए हैं, एक शेयर की वैल्यू 100 है, 20 एप्लीकेशन पे, 30 अलॉटमेंट पे, 20 फर्स्ट कॉल पे, और जो बैलेंस है वो फाइनल कॉल पे। तो फाइनल कॉल पे बैलेंस कितना आ जाएगा, 20 एप्लीकेशन, 30 अलॉटमेंट, 20 फर्स्ट कॉल, और इनको जब आप 100 में से माइनस करोगे तो 30 जो बच गया है फाइनल कॉल का अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, ये टोटल आपका 100 ही आना चाहिए। अब इसे आपके ट्रांजैक्शन, ये जो ट्रांजैक्शन है इनको आपको जनरलाइज करना है। तो पहले एप्लीकेशन की दोनों एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, पहले हम एंट्री देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड अलॉटमेंट की, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, 2 एंट्री। फिर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, फिर लास्ट शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। ये हमने सारी 6 एंट्री, जितनी भी आपके आपकी इंस्टॉलमेंट थी वो सारे इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड 2 एंट्री हमने सब में कर ली। अब अमाउंट कैसे करेंगे, एप्लीकेशन की दोनों एंट्री में आप क्या अमाउंट लिखोगे, 10,000 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 2 लाख। ठीक है, फिर उसके बाद 10 लाख को 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो अलॉटमेंट की दोनों एंट्री में आपको 3 लाख अमाउंट जाएगा। फिर 10 लाख को 20 से मल्टीप्लाई करोगे और 10 लाख को ही 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 से मल्टीप्लाई किया हुआ अमाउंट आपका फर्स्ट कॉल में जाएगा और 30 से मल्टीप्लाई किया हुआ अमाउंट आपका फाइनल कॉल में जाएगा। ठीक है, तो दोनों एंट्री में आपका अमाउंट सेम जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 8, मैरीगोल्ड लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड, यहाँ पर एक अथोराइज कैपिटल दे रखी है आपकी 3 लाख। ठीक है, डिवाइडेड इंटू 3,000 शेयर और 100 रुपीज़ एक शेयर की वैल्यू दे रखी है। आपको उसने क्या बोला है कि 30 उसने बोला है एप्लीकेशन पे, 40 अलॉटमेंट पे, 30 फर्स्ट कॉल पे और फाइनल कॉल पे। फर्स्ट और फाइनल कॉल उसने एक साथ ही कर लिया। ठीक है, अब आपको बोला है कि इन ट्रांजैक्शन को आपको जनरलाइज करना है, लेकिन साथ ही साथ आपको क्या करना है, कैश बुक भी प्रिपेयर करना, मतलब जर्नल एंट्री भी करना और कैश बुक भी प्रिपेयर करना। तो ऐसी कंडीशन में आप कैसे करोगे, तो यहाँ पर आप एक तो जर्नल का फॉर्मेट बना लोगे और नीचे आपका कैश बुक का फॉर्मेट बना लोगे। ठीक है, आपको क्या करना है, आपकी 2 एंट्री होती है हर एक इंस्टॉलमेंट की,
एक आपकी एंट्री होती है बैंक वाली, एक आपकी एंट्री होती है कैपिटल वाली। तो बैंक वाली जितनी भी एंट्री है वो आप कैश बुक में करोगे, और जो शेयर कैपिटल वाली एंट्री है वो सारी की एंट्री आप यहाँ पर करोगे, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर फर्स्ट एंट्री आपकी हो जाएगी। इसके पहले वाले क्वेश्चन से मैं ले लेती हूँ। जैसे यहाँ पर आपकी पहली एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। जो क्वेश्चन अभी हम देख रहे हैं वो क्वेश्चन में भी एंट्री तो सबकी सेम ही होगी, इसलिए हम इसके पहले वाले एंट्री को बेस लेके आपको मैं यहाँ पर समझा रही हूँ, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पर पहली वाली एंट्री में बैंक आया है, तो बैंक हमने कैंसिल कर दिया क्योंकि कैश और बैंक को हम इक्वल मानते हैं। ये बैंक कैंसिल हो गया। टू शेयर एप्लीकेशन, तो ये एप्लीकेशन यहाँ पर क्रेडिट किया है, तो अब हम इसको क्या कर देंगे, डेबिट। तो ये आ गया आपका डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। वैसे अलॉटमेंट में भी बैंक वाली जो एंट्री होगी तो आ जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में भी जब आपकी बैंक वाली एंट्री होगी तो वहाँ पर भी क्या हो जाएगा, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट, ठीक है। और जितनी भी कैपिटल वाली एंट्री है वो हम यहाँ पर कर लेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। अमाउंट हमने कैसे कैलकुलेट किए हैं, सेम जैसे करते हैं। 3000 शेयर इशू किए तो 3000 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो 90,000 आ गया। 3000 को अलॉटमेंट का अमाउंट आपका 40 था तो 40 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया आपका 1,20,000। और लास्ट आपका फर्स्ट एंड फाइनल का था 30, तो उसको भी आपने मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 90,000। और यही अमाउंट आपने यहाँ पर कैश बुक में भी लिख दिए, इनका टोटल लगा ये 3 लाख यहाँ पर बैलेंस शीट करके आपने दोनों अकाउंट इक्वल कर दिया, ठीक है। दोनों साइड आपने इक्वल कर दिए। तो जब भी आपको क्वेश्चन में कैश बुक और जर्नल एंट्री एक साथ बोले तो आपको इस तरीके से करना है। फिर एक आपका लास्ट पॉइंट, इश्यू ऑफ शेयर फॉर कैश एट अ प्रीमियम। प्रीमियम पर अगर आपको दे रखा है तो आप कैसे एंट्री करोगे, तो प्रीमियम के लिए आपको ध्यान रखना है, पहली चीज़ तो प्रीमियम आपका प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो जब भी प्रीमियम की एंट्री करोगे तो उसको आपको क्रेडिट ही करना है। अब आपके पास यहाँ पर माइंड में आता है कि आपकी जो हर एक इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्री होती है, एक बैंक वाली एंट्री होती है और एक शेयर कैपिटल वाली एंट्री होती है। तो प्रीमियम की एंट्री हमेशा आपको शेयर कैपिटल वाली एंट्री में ही करना है। तो प्रीमियम जब भी आएगा शेयर कैपिटल वाली एंट्री में प्रीमियम को क्रेडिट किया जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर शिवा लिमिटेड है, 1 लाख इक्विटी शेयर इशू किए हैं। एक शेयर की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 और प्रीमियम कितनी दे रखी है 5, मतलब 10 रुपीज़ के शेयर को उसने 10 + 5 15। द होल अमाउंट वॉज पेएबल ऑन एप्लीकेशन, सारा के सारा अमाउंट एप्लीकेशन के टाइम पे दे दिया, मतलब क्या हो गया, ये लमसम वाली कंडीशन हो गई। अब आपको इसे जनरलाइज करना है। तो चलिए लमसम में मतलब सिर्फ एप्लीकेशन के टाइम की 2 एंट्री होगी, तो हम देख लेते हैं। पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। जब भी लमसम आता है तो आपको एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दोनों एक साथ ही लिखना है, ठीक है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने सिर्फ एप्लीकेशन ही लिखा था, तो जब भी लमसम आए तो आप एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दोनों को मेंशन करना। तो फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट और सेकंड इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हमारी मेन एंट्री थी। अब इस क्वेश्चन में प्रीमियम है तो प्रीमियम की एंट्री भी हमको करनी पड़ेगी। तो मैंने आपको बोला प्रीमियम की एंट्री शेयर कैपिटल वाली एंट्री में करेंगे, मतलब सेकंड वाली एंट्री में। और प्रीमियम को हम क्या करेंगे, डेबिट या क्रेडिट। प्रीमियम हमारा प्रॉफिट है तो प्रीमियम को हम करेंगे क्रेडिट, तो यहाँ पर लिख दिया टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। अब अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। शेयर से आपके 1 लाख, ठीक है, 10 रुपीज़ एक शेयर की वैल्यू थी और 5 रुपीज़ की प्रीमियम थी। तो आपने एप्लीकेशन के टाइम पे तो पूरा पैसा रिसीव कर लिया होगा, तो 1 लाख को आपने 10 + 5 मतलब 15 से आपने मल्टीप्लाई किया तो आगे आपका 15 लाख। और सेकेंड एंट्री में आप यहाँ पर हमने इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में 15 लाख लिखे हैं, तो यहाँ पर भी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में हम 15 लाख ही लिखेंगे और यहाँ पर शेयर कैपिटल और प्रीमियम में हम सेपरेट करके लिखेंगे। मतलब यहाँ पर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स को, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर को यहाँ पर इन अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे और ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर आपको भारत लिमिटेड दे रखा है, 2 लाख कैपिटल दे रखी है, जिसे कैसे डिवाइड कर रखा है, 10 रुपीज़ का एक शेयर है, तो इस तरीके से इस कैपिटल को डिवाइड कर रखा है। अब इशू कितना किया है, तो 2000 शेयर वर ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन एंड आउट ऑफ दिस 1800 शेयर्स वर अप्लाइड फॉर एंड अलॉटेड। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ, ये 2 नए टर्म है, आपको पता नहीं होंगे शायद, ठीक है। एक होता है अंडर सब्सक्रिप्शन, एक होता है ओवर सब्सक्रिप्शन। ये क्या होता है, सपोज मैं कंपनी हूँ, ठीक है, मैंने 1000 शेयर इशू किए हैं, तो अगर मेरे पास जो एप्लीकेशन है वो कम के लिए आते हैं,
मतलब 1000 मैंने शेयर इशू किए, लेकिन मेरे पास एप्लीकेशन फॉर्म 800 शेयर के लिए है, तो इसको क्या कहा जाएगा, अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अंडर सब्सक्रिप्शन। और मैंने 1000 शेयर इशू किए, लेकिन मेरे पास एप्लीकेशन फॉर्म ज़्यादा आ जाते हैं, मतलब 1200 के लिए मेरे पास एप्लीकेशन फॉर्म आ गए, जबकि मैंने इशू तो 1000 शेयर ही किए थे, तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, कम आए हैं तो अंडर सब्सक्रिप्शन, ज़्यादा आ गए तो ओवर सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पर या एक तरीके से 2000 शेयर इशू किए हैं, लेकिन 1800 शेयर के ही फॉर्म आपके पास आए हैं, तो मतलब आपको देना तो 1800 शेयर ही है, तो ये जो कंडीशन है ये अंडर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन है। यहाँ पर डिवाइड कर दिया है कि ये तो 3 रुपीज़ है, ये एप्लीकेशन पे है, इसमें देखिए आप 1 रुपीज़ प्रीमियम बोला है, मतलब 2 रुपीज़ एप्लीकेशन के होंगे और 1 रुपीज़ प्रीमियम इंक्लूड करके 3 रुपीज़ है। फिर अलॉटमेंट के यहाँ पर 4 रुपीज़ है, जिसमें 3 अलॉटमेंट के हैं और 1 रुपीज़ प्रीमियम के हैं, तो 3 + 1 ऐसे करके यहाँ पर 4 दे रखा है। फिर फर्स्ट कॉल पे 2 रुपीज़ दे रखा है और फाइनल कॉल पे 3 रुपीज़ दे रखा है, और आपको बोला है कि इसको जर्नलाइज भी करना और बैलेंस शीट में शो भी करना है। तो चलो पहले हम जर्नलाइज कर लेते हैं। ये एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, ठीक है, ये हमने अमाउंट का हमने प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया। चलिए पहले हम सारी जर्नल एंट्री कर लेते हैं। बैंक अकाउंट पहले ही इंस्टॉलमेंट हमारी एप्लीकेशन की है, एप्लीकेशन की एंट्री कंप्लीट कर लो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन आप देखो यहाँ पे एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम है प्रीमियम, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैपिटल वाली एंट्री में हम प्रीमियम को भी क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पर जो शेयर कैपिटल वाली एंट्री थी उसमें हमने सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, अमाउंट बाद में, अमाउंट भी चलो देख लेते हैं। टोटल शेयर कितने इशू किया आपने, 2000, लेकिन जो फॉर्म है आपके पास कितने आ गए, 1800 के, तो सारा कैलकुलेशन अब 1800 से ही होगा, क्योंकि आप 1800 से ही अमाउंट रिसीव करोगे। तो 1800 इंटू 3 ये आप करोगे तो कितना आ गया आपका 5400 आ गया। और यहाँ पर आपने शेयर एप्लीकेशन में 5400 लिखा है, तो यहाँ भी शेयर एप्लीकेशन में आप 5400 ही लिखोगे। अब यहाँ पर आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे और 1 से मल्टीप्लाई करोगे, किसको, 1800 शेयर को, तो ये अमाउंट आपका आ गया। सेकंड अलॉटमेंट की एंट्री करें तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, लेकिन अलॉटमेंट में भी प्रीमियम है, तो यहाँ पर शेयर कैपिटल वाली एंट्री में यहाँ पर भी हम सिक्योरिटी प्रीमियम लिख देंगे। तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन है वो 3 और 1 के सेंस में, मतलब 4 से, तो पहले वाले जो अमाउंट है वो तो 1800 इंटू 4 से ही होगा, 7200 से। ठीक है, और मतलब बैंक वाला जो अमाउंट है वो तो 7200 से ही होगा। क्या किया हमने, 1800 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया टोटल अमाउंट से। अब यहाँ पर 7200 लिखा है शेयर अलॉटमेंट में, तो ऊपर भी जहाँ आपने शेयर अलॉटमेंट लिखा है वहाँ पर भी 7200 ही आएगा। ठीक है, 3 और 1 से मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पर अमाउंट डालोगे। फिर सेम यहाँ पर फर्स्ट कॉल में तो कोई प्रीमियम नहीं है, तो इसकी दोनों एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, जो भी अमाउंट था उसको आपने 2 था तो 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों में सेम अमाउंट हो गए। और यही चीज़ फाइनल कॉल के लिए भी हो गई, फाइनल कॉल की भी दोनों एंट्री, अमाउंट 3 से मल्टीप्लाई करा तो ये अमाउंट आपका आ गया। ठीक है, अब इसे आपको बैलेंस शीट में शो करना है, तो वही आपने बैलेंस शीट बना ली, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल आपने लिखा है, यहाँ पर आप सिक्योरिटी प्रीमियम को भी आप शो कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस करके अगर आपको बोला है कि प्रीमियम को भी शो करना है तो प्रीमियम भी आप शो करोगे, वैसे अगर आपको नहीं बोला है तो भी आप शो कर देना। ये अमाउंट कैसे कैलकुलेट हुआ है हमारा, शेयर कैपिटल, अथोराइज कैपिटल थी आपकी 2 लाख की। ठीक है, इशू कितना किया आपने, 2000 शेयर इशू किए थे, 10 रुपीज़ का एक शेयर था, तो ये हो गया आपके 20,000। अब एक्चुअल में आपने अमाउंट कितना रिसीव किया, 1800 के हिसाब से आपने रिसीव किया, तो 1800 इंटू 10 करके 18,000 आपने अमाउंट रिसीव किया है, ये 18,000 ही आपकी क्या हो गई, शेयर कैपिटल। ठीक है, ओके, तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आपको इस क्वेश्चन में बोला था कि आपको सारी जर्नल एंट्री करनी है, लेकिन शेयर कैपिटल को आपको यहाँ पर शो करना है, तो सिर्फ शेयर कैपिटल को ही आपने यहाँ पर इसको शो किया है। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।